नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास की अपनी इस शाम की परिचर्चा में। और आज हम लोग तुगलक वंश के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग आज इस चर्चा में शामिल होंगे: मनीष लोधी राजपूत, अनूप कुमार वर्मा, अंजलि राजपूत, लोधी रिंकू राजवंशी, हरिशंकर राजपूत किसान, नीरज राजपूत जी, लोधी शैलेंद्र जी, रमेश सिंह लोधी जी, महेंद्रपाल राजपूत जी, अनीश कुमार जी, मानवेंद्र सिंह राजपूत जी, पीयूष लोधी जी, रवि राजपूत जी, डॉक्टर नारायण पटेल जी, अन्नू लोधी जी, पूनम राजपूत जी, HR राजपूत जी, रेखा राजपूत। शुभ संध्या, नमस्कार, सभी का स्वागत है। संजय लोधी, धीरज राजपूत, रविंद्र सिंह राजपूत, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट, पीलीभीत यूपी, चंद्र प्रताप सिंह, मंजू दयाल जी अब जो है झांसी में लॉकडाउन में इस समय फंस गई हैं, तो कहीं जा नहीं सकती हैं, इसलिए सुबह शाम वो रोजाना सेशन के लिए उपस्थित हो जाती है। धन्यवाद आपका। उदय सिंह लोधी, लोधी गजेंद्र सिंह राजपूत, जय हिंद राजपूत, प्रवीण लोधी राजपूत, लोधी अखिलेश राजपूत, नीरज जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रामचंद्र वर्मा जी, डॉक्टर कुलदीप राजपूत जी, ओम शिव वर्मा जी, इंजीनियर ओमकार लोधी राजपूत, शिवमोहन सिंह लोधी जी, सुमेर लोधी राजपूत, प्रणाम, HR राजपूत जी, हंसराम राजपूत जी कन्नौज से, पीयूष लोधी मेरठ से पीयूष जी, अन्नू लोधी, धर्मेंद्र सिंह आज़ाद हिंदुस्तानी। धर्मेंद्र इस समय विशाखापट्टनम के पास में धर्मेंद्र की पोस्टिंग है और आज विशाखापट्टनम से बहुत बुरी खबर हम लोगों को सुनने को मिली है। धर्मेंद्र, अगर आपके आसपास ही कोई घटना हुई है तो आप प्लीज़ अपडेट कर दें और आप सुरक्षित हैं। आपका कमेंट देख के हमें लगा। तारा प्रसाद लोधी, उसके बाद OBC पुष्पेंद्र लोधी, हिमांशु प्रताप सिंह, हेलो हिमांशु, हाउ यू, एडवोकेट सत्या लोधी OBC, जय हिंद राजपूत, श्रीमती कल्पना राजपूत, इंजीनियर हरिओम राजपूत, डॉक्टर मोनू राजपूत, सुनील सिंह जी, खुशी राजपूत, नरेंद्र सिंह राजपूत, कृष्ण गोपाल लोधी जी, तारा प्रसाद राजपूत, कौशल राजपूत, रचना सिंह, रचना गुड इवनिंग, संदीप लोधी, श्याम कुमार लोधी, शिवशंकर राजपूत, श्रीमती कल्पना राजपूत, राजू मोहन लोधी, सत्यपाल सिंह राजपूत, रविंद्र सिंह जी, पातीराम सिंह लोधी जी, सुमेर लोधी राजपूत, तीरथ सिंह लोधी जी, संदीप लोधी जी, लोधी देवेंद्र राजपूत, सूरज लोधी यूपी हरदोई से, राजन लोधी, कृष्ण प्रताप सिंह राजपूत, दिनेश राजपूत जी, तुलसी राम राजपूत, रोहित राजपूत, भारती राजपूत, लोधी नितेश राजपूत, संदीप लोधी, धीरज कुमार लोधी, अजमेर से, हेमराज सिंह राजपूत, कौशल राजपूत, डॉक्टर चंद्रशेखर शास्त्री जी, राकेश राजपूत जी, सत्यभान सिंह लोधी जी, कविता पथरिया, यश प्रताप सिंह, गुड इवनिंग यश। सो चलिए, 120 प्लस 120 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और हम आरंभ करते हैं। बाकी ये शेयर होता रहेगा और बाकी लोग अपने इससे जुड़ते रहेंगे। ठीक है। धर्मेंद्र सिंह राजपूत जर्नलिस्ट ये भी हैं, डॉक्टर BB सिंह लोधी जी मुरादाबाद से, सबल सिंह नरबरिया जी, धर्म प्रसाद लोधी जी, राम प्रकाश जी, आकाश सिंह राजपूत, रमेश वर्मा जी, नेत्रपाल मुखिया जी, सत्येंद्र राजपूत जी, राजेंद्र सिंह नरवरिया जी, धीरज कुमार लोधी जी, गुड इवनिंग धीरज जी, सुरजीत लोधी, अभिनव रतन लोधी घरदोई से, संजीव राजपूत लोधी, शिवशंकर राजपूत, राजेंद्र नरवरिया जी अशोकनगर से हैं। सो चलिए, 125 लोग करीब जुड़ चुके हैं। वीर कश्यप, हेलो वीर, हाउ यू, लोधी यतेंद्र राजपूत, टिंकू राम, नवनीत सिंह जी, और लोधी पुष्पेंद्र सिंह नरवरिया जी, लोधी राजेश कुमार लोध, हरीश लोधी जी। स्वागत है सभी लोगों का। शुभ संध्या, नमस्कार, गुड इवनिंग सभी के लिए पुनः। और मैं सभी का पुनः स्वागत करता हूं। हरिमोहन राजपूत जी, गुड इवनिंग।
और इंजीनियर ललित प्रसाद आर्या, नमस्ते ललित, हाउ यू। और उसके अलावा हमारे साथ चरण सिंह जी हैं, देवेंद्र ठाकुर जी हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर जी सागर से, रविंद्र जी हैं, बंटी नरवरिया है, आनंद राजपूत है, कमलेश कुमार राजपूत हैं, सोनू लोधी है अयोध्या से, सुनील लोधी है। सो अभी लगभग अब 150 के आसपास लोग, 150 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं और हम लोग अब आरंभ करते हैं। इंजीनियर अनार सिंह वर्मा जी, करण सिंह राजपूत जी, देवराज। सो चलिए, और आज हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। अक्सर आप लोगों ने तुगलक वंश में एक आदमी का नाम सुना होगा, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रेम सिंह राजपूत जी, लोधी महेश राजपूत, अनुज राजपूत, रोहित सिंह लोधी उत्तर प्रदेश पुलिस, उदल सिंह राजपूत जी, टिंकू राजपूत जी और संतोष कुमार लोधी, ये भी अयोध्या से हैं। गिरीश भारत, गुड इवनिंग गिरीश जी। हरेंद्र सिंह राजपूत, नारायण कुमार, कृष्ण गोपाल जी, महेश लोधी जी, गुड इवनिंग। इंजीनियर प्रवीण राजपूत लोधी, लोधी गिरिजेंद्र जी रामपुर से, गुड इवनिंग। एडवोकेट राजपूत। सो चलिए, योगेंद्र सिंह राजपूत। तो आज जो है बुद्ध पूर्णिमा थी, गौतम बुद्ध का जन्म दिवस, और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसकी कितनी सार्थकता है, कितनी प्रासंगिकता है। उस पर हमने सुबह चर्चा की थी और मुझे उम्मीद है कि सुबह का जो सेशन है वो लाभप्रद रहा होगा। लोगों को बेसिक और बुनियादी बातों को समझने का अवसर मिला होगा। विनोद कुमार जी नमस्ते, दिनेश कुमार राजपूत जी, इंजीनियर साहब गुड इवनिंग। सो आज हम लोग शाम की श्रृंखला में हम लोग इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। और कई बार लोग देखिए बुरा भी मान जाते हैं। अपने ही समाज में कई बार लोगों की अवधारणाएं ऐसी हैं, जैसा हमने कहा भैया हमारा मकसद सीधा है, हमारा मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। हम उस शिक्षा की बात करेंगे, हम उस एजुकेशन की बात करेंगे जिसके माध्यम से हमारे समाज का कोई किसान का बच्चा कलेक्टर बनने का सपना देखे। हम उस शिक्षा की बात करेंगे जिसके माध्यम से समाज का कोई गरीब बच्चा जज बनने के सपने देखे। हम ऐसे शिक्षा और ऐसे ज्ञान की बात करेंगे जिसके माध्यम से किसी का बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखे। और हम ऐसी शिक्षा की बात करेंगे जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बनने का सपना देखे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपत्ति है। लेकिन हम ऐसी शिक्षा की बात कभी नहीं करेंगे जिससे कोई पाखंडी बने, अंधविश्वासी बने और उससे बढ़कर के मानसिक गुलाम बने। ऐसी शिक्षा की हम कभी बात नहीं करेंगे। हमारी बातें भले ही लोगों को बुरी लगें, लेकिन हम हमेशा ऐसी शिक्षा की बात करेंगे जिसके माध्यम से लोग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, राजनीतिक सिस्टम या मीडिया या आपका बिजनेस हाउसेस में एंट्री करें, बड़े बड़े पदों पर पहुंचें। और वो सारी चीजें जितनी हम जानते हैं उतनी हम बताने का प्रयास करेंगे, और जितनी हम नहीं जानते वो सीख करके बताने का प्रयास करेंगे, और जो जानते हैं उनसे आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, उनके माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो हमारे समाज में अंदर ही अंदर एक हलचल शुरू हो गई है, और उस हलचल में मैंने देखा है कि अपने अंदर, समाज के अंदर एक बहुत सारा वर्ग ऐसा है जो सदियों से कर्मकांड, पाखंड और अंधविश्वासों में और मानसिक गुलामी में जकड़ा हुआ है। उसी को ये बातें बुरी लग जाती हैं, वो उसी को ये खराब लग जाता है कि हम इसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं। आपके सामने दो ही चॉइस हैं, या तो आप राजा बनिए या तो आप गुलाम बनिए। और राजा बनने के लिए आपको राजा बनने की योग्यता तो हासिल करनी होगी। राजा बनना है तो राजा बनने के लिए काबिलियत तो आपको पैदा करनी पड़ेगी। वो राजा चाहे भले आप IAS बन के बने, चाहे मंत्री बन के बने, चाहे बिजनेसमैन बन के बने, चाहे जज बन के बने, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर बन के बने, लेकिन उसके लिए, राजा बनने के लिए आपको काबिलियत हासिल करनी पड़ेगी। और वो काबिलियत कंटेम्प्रेरी एजुकेशन है, जिसको बोलते हैं समकालीन शिक्षा। और समकालीन शिक्षा में जो भी क्वालिटी एजुकेशन है, जो भी मॉडर्न एजुकेशन है, जो भी कंप्यूटर इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो एजुकेशन है, वो लोगों को पढ़नी ही होगी, वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के पढ़ाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मतलब अगर आप ये 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हो तो गारंटी है कि आपका बच्चा कभी डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अब चाहे कोई कितने ही ज्ञान की बातें आपके सामने करके जाए, चाहे कितने कर्मकांड आपको बता दे, चाहे कोई कितने मंत्र आपको बता दे, संभव ही नहीं है। अगर आपके बच्चे को जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं आती तो कभी वो डॉक्टर नहीं बन सकता। और इसी तरीके से अगर किसी के बच्चे को IIT का इंजीनियर बनना है,
तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर उसको नहीं आता या वो नहीं पढ़ता है, कभी वो आईआईटी में नहीं जा सकता। अब चाहे कोई उसको कितने ही सपने दिखा दो, कितने ही आप उसको फालतू के ज्ञान की बातें कर दो, लेकिन उससे जो है कभी भी उसका ये भला नहीं होने वाला। और जिस युग में हम रहते हैं उस युग की व्यवस्था में हमारा सहभागिता होनी चाहिए, उस व्यवस्था में हमारा प्रवेश होना चाहिए, तभी हम उस व्यवस्था में अपने लाभों को, अपने भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। और जब हम व्यवस्था में पहुंचेंगे ही नहीं तो कभी भी हम उसका अंग नहीं बन सकते, और ना ही कभी उसके लाभों को जान पाएंगे, ना ही कभी उसके लाभ को हम उठा पाएंगे। तो बिल्कुल क्लियर है, और हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर दृष्टिकोण है, और तार्किक रूप से, वैचारिक रूप से और कार्यों के रूप में हम हमेशा कहते हैं कि आप आकर के हमसे डिबेट कर लीजिए, आप हमको दूसरा बेहतर विकल्प बता दीजिए तो हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि सदियों से जो मानसिक दास्ता चली आ रही है, जिसके चक्कर में पिस पिस करके लोग अपने भविष्य की पूरी पीढ़ियां खप जाती है। मैंने देखा है, जैसे मृत्यु भोज पे हमने सवाल खड़ा कर दिया तो कई लोगों को लगा कि ये भाई नहीं, इसमें आप शिक्षा की बात करिए, आप मृत्यु भोज को रोकने के बारे में क्यों बोलते हैं। मैंने कहा एक मृत्यु भोज 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में होता है। एक गरीब आदमी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो उस गरीब आदमी के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ता है, और उसकी अर्थव्यवस्था हमेशा के लिए गड़बड़ा जाती है। आगे जो पैसा मृत्यु भोज में खर्च कर दिया, उस पैसे का उपयोग बच्चों की शिक्षा में या परिवार के लिए हो सकता था। और अगर उसने कर्जा ले लिया तो आप मान के चलिए कि 10 साल वो आदमी खेत में मजदूरी कर करके मर जाएगा, वो कर्जा नहीं चुका पाएगा। तो हम तो प्रहार करेंगे, हम तो इन सब चीजों पर, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करेंगे और इनको खत्म करेंगे। हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जितने भी अंधविश्वास हैं, जितने भी पाखंड है, जितनी भी कुरीतियां हैं, इनको हम खत्म करेंगे समाज से। सोसाइटी के अंदर किसी को क्रिटिसाइज करना है, किसी को कुछ भी बोलना, पीढ़ी हमें देख करके कभी अपने मन में ये ना लेके आए कि हमको गलत रास्ता बताया गया। और ये सब चीजें, अगर अच्छी बातें आज हम नहीं बताएंगे तो भी कल के पढ़े लिखे बच्चे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की जो जानकारी उपलब्ध है उसके माध्यम से लोग जान लेंगे वो। तो हमारा दायित्व और हमारा कर्तव्य है कि हम अब समाज को कोई व्यक्ति गुमराह ना करे। अगर आपको लगता है कि आप समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप अपने घरों में बैठिए, आप अपने परिवार को संभालिए, आप अपनी खेती बाड़ी करिए, आप अपना पूजा पाठ करिए, जो आपको करना है। आपको लगता है कि सोसाइटी को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आपको अब वो अवसर, वो मौका नहीं मिलेगा कि आप उस समाज को गोल गोल घुमाते रहो किसी कुएं के चारों तरफ। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब ये स्वीकार नहीं है, और हम चाहे इस बात को कहें या ना कहें, लेकिन जो वर्तमान पीढ़ी है, जो आज की युवा पीढ़ी है, अब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप अशिक्षा की तरफ कैसे समाज को लेके जा सकते हो? आप लोगों को पाखंडों में, कर्मकांडों में कैसे घुसा सकते हो? ये गलत है, युग के भी विपरीत है, समय के भी विपरीत है, और वर्तमान जो हालात और परिस्थितियां हैं उसके भी विपरीत है। तो दिल बड़ा करना सीखें लोग, जो इस तरह की बातों को लेकर के, और दूसरा मस्तिष्क को खोल लें। अब उनको, क्योंकि हम सवाल भी पूछेंगे, अगर कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति अगर गलत परंपराओं को, गलत रूढ़ियों को, गलत प्रथाओं को अगर वो प्रमोट करता है, हम क्वेश्चन पूछेंगे डायरेक्ट। और अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया, या हमारे समाज को, खास करके नौजवानों को, युवाओं को भ्रमित करने का और बच्चों को शिक्षा से अगर दूर करने का प्रयास किया कि भाई कोई चाहता है कि बच्चा उसका आईएएस बन जाए और आप उसको तंत्रा मंत्रा में लगा करके उसकी पढ़ाई छुड़वा दो, ये सब चीजें स्वीकार नहीं होगी। और इसके लिए लोगों को तैयार रहना होगा कि बहुत समय हो गया, आज तक लोग हिम्मत नहीं करते थे, पूछते नहीं थे। अब जो यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो नई जनरेशन पूछेगी, और फिर ऐसे लोगों को ये वीडियो पहुंचेगा बहुत सारे लोगों तक। ऐसे लोगों को फिर बहुत सारे लोगों के साथ जवाब देना पड़ेगा। सो चलिए, तो ये हमारे उसमें रहेगा। और आज हम चर्चा करेंगे इतिहास में तुगलक वंश के बारे में, तुगलक डायनेस्टी। कल हम लोगों ने खिलजी वंश के बारे में चर्चा की थी, और खिलजी वंश में हमने कल देखा था कि मुबारक शाह जो खिलजी था, अंतिम जो खिलजी शासक था, वो विकृत था, मतलब वो स्त्रियों के कपड़े पहन करके दरबार में आ जाता था। तो क्या हुआ कि उसी का एक अधिकारी था,
उसका एक ऑफिसर था, उसका एक अधिकारी था, सरदार कहते थे इन लोगों को। उसका एक सरदार था गयासुद्दीन। गयासुद्दीन ने उसकी हत्या कर दी, अंतिम खलजी शासक की, मुबारक शाह की, और उसने दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया और एक नए वंश की उसने स्थापना की, जिसको इतिहास में हम लोग तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी के रूप में जानते हैं। तुगलक वंश का शासनकाल भारत में खिलजी वंश के बाद आया और 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक लगभग 94 साल 94 ईयर्स दिल्ली की सत्ता पर तुगलक राजाओं ने या तुगलक वंश के लोगों ने शासन किया। इनमें से 3 शासक बड़े महत्वपूर्ण थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। बाकी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे और इनका ही इतिहास में कई बार जिक्र भी आता है, क्वेश्चंस भी आते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। खास करके तुगलक शब्द आपने बड़ा सुना होगा, बहुत सुना होगा कि अरे बहुत बड़े तुगलक हो रहे हो। किसी भी आदमी पर जो सनकी होता है उसके आदमी पर ऊपर लोग आरोप लगा देते हैं। जैसे कोई निरंकुश होता है, तानाशाह होता है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, अरे वो तो बड़ा हिटलर आदमी है। इसी तरीके से कोई सनकी आदमी होता है तो उसको लोग बोलते हैं ये तो तुगलक आदमी है भाई। तो तुगलक आपने नाम खूब सुना होगा। तो आज उसी तुगलक डायनेस्टी की हम बात करेंगे और उसमें जो उसका दूसरा जो राजा था, दूसरा जो सुल्तान था, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। MBT हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, आप लोग कोड याद कर लेना। और ये क्रम आप लोग याद रखना, गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश। आप चाहें तो इसके लिए कोई कोडिंग बना सकते हैं, इसके लिए आप लोग कोई कोडिंग बना सकते हैं कि दिल्ली की सल्तनत पर कब और किस समय किस वंश का राज रहा। वैसे देखो, जैसे ये लोधी शैलेंद्र राजपूत ने बताया तुगलकी फरमान। तुगलकी फरमान मतलब बिना दिमाग लगाए जो फरमान जारी कर दिया उसी को बोलते हैं तुगलकी फरमान। ये शब्द आपने खूब सुना होगा। तो आज हम बताएंगे कि तुगलकी फरमान का मतलब क्या था, क्यों इसको कहा जाता है तुगलकी फरमान। वैसे मैं आपको एक कोड बता दे रहा हूं कि अगर आपको दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनके नाम याद करने में दिक्कत हो, गुलाम वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश, इनके लिए एक कोड हम लोगों ने तैयार किया था जब हम पढ़ते थे। थोड़ा गंदा है, अब हम विद्यार्थी तो जो मन में आता था बना लेते थे, लेकिन अगर आप लोगों को याद रखना है तो थोड़ा सा शब्द उसमें बढ़िया नहीं है, पर आप लोग चाहे तो उसको लिख लीजिए, आपको याद रहेगा, आप उसको अच्छा कर लीजिए। हम लोगों का विद्यार्थी थे, खुराफाती दिमाग था, तो ऐसा ही हमने बना लिया। तो इनकी वंशावलियों को याद करने के लिए, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कौन सा वंश पहले आया दिल्ली में, तो लोग जवाब नहीं दे पाते, तो हम लोगों ने एक कोड बनाया था, आप उसको लिख लीजिए और शब्द जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये दिनेश राजपूत ने बता दिया है। दिनेश राजपूत ने जो बताया है, गुड़ खा तसले में, यही जो है उसका कोड था, गुड़ खा तसले में। गुड़ मतलब गुलाम वंश, खा मतलब खलजी वंश, ता मतलब तुगलक वंश, सा मतलब सैयद वंश, ला मतलब लोधी वंश, मा मतलब मुगल। गुड़ खा तसले में, तो आपको याद हो जाएगा गुड़ खा तसले में। तो सारे के सारे आपको ये वंश याद हो जाएंगे। आप इसका कोड याद रखिएगा। ये जो है कभी कभी याद रहता है कि किस किस की सत्ताएं रही। इतिहास में क्रोनोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आजकल आपने ये वर्ड सुना होगा ना, क्रोनोलॉजी। कई जगह टीवी में हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी 1-2 बार उसका प्रयोग किया है, क्रोनोलॉजी, कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। हिस्ट्री के जानने के लिए क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी होता है, मतलब कालक्रम, कि किस काल के बाद कौन आया, किस काल के बाद कौन आया, किस काल के बाद कौन आया, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी या कालक्रम। इतिहास के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। हिस्ट्री में अगर हमको क्रोनोलॉजी नहीं पता, अगर हमको समय नहीं मालूम कि किस वंश का राज्य कब था, तो हिस्ट्री को हम ठीक से नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो अब हम आते हैं तुगलक वंश के ऊपर। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। 1320 में वो दिल्ली का सुल्तान बना और 5 साल तक वो दिल्ली का सुल्तान रहा, 1325 तक। जो अंतिम जो खलजी शासक था, मुबारक शाह खिलजी, जिसकी हमने कल चर्चा की थी, मुबारक शाह खिलजी, खिलजी वंश का अंतिम राजा था, अंतिम सुल्तान। उसकी 1320 में दिल्ली के तख्त, और वो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। उसका असली नाम खुसरो खां था
और उसने अपने जो मालिक था, जो सुल्तान था, उसी की हत्या उसने कर दी थी, मुबारक शाह खिलजी की। और दिल्ली में एक नया वंश स्थापित हुआ जिसको इतिहास में तुगलक वंश के नाम से हम लोग जानते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के समय भारत में एक बहुत बड़ी आफत थी। वो आफत थी कि जो भारत में मंगोलों के आक्रमण बार बार हो रहे थे। मंगोलों के आक्रमण भारत में कई बार हुए और गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार 29 टाइम्स उसने रोका मुगल आक्रमण को। तो बहुत मजबूत व्यक्ति था गयासुद्दीन तुगलक, बहुत मजबूत व्यक्ति था। उसने 29 बार मुगलों के आक्रमण को विफल किया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे गाजी का शब्द लगाया। गाजी की उपाधि धारण की। आप लोगों ने आज भी भारत में बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो गाजी की उपाधि लगाते हैं कुछ कुछ एरिया में। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की जो उपाधि लोग इस्तेमाल करते थे उसको कहा जाता था गाजी। तो उससे पहले जितने लोग थे उनमें से किसी भी शासक ने, किसी भी सुल्तान ने गाजी की उपाधि धारण नहीं की थी। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। इसके अलावा क्योंकि इसको बहुत अधिक समय तो मिला नहीं, केवल 5 साल इसका कार्यकाल था, 1320 से लेकर के 1325 तक। लेकिन इन 5 सालों में इसने काफी काम किए। जैसा आपको याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रूर आदमी था। अलाउद्दीन खिलजी ने तमाम राजा महाराजा हरा के उनको पराजित करके मार डाला। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज्यादा टैक्स वसूला था लोगों से। 50% टैक्स वसूला था, भू राजस्व। ये गयासुद्दीन तुगलक थोड़ा उदार व्यक्ति था। इसने आर्थिक सुधार किए और जो राजस्व की दर थी उसको बोला कि 1/10 या 1/11 इतना ही लेंगे बस, मतलब 10% या 11% इसने केवल कर वसूला। क्लियर। उसके अलावा सिंचाई के लिए नहरें बनवाने का काम किया गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक भारत में पहला सुल्तान था जिसने नहरें बनवाई। कुएं तो बहुत पहले बनते थे, कुएं तो आपने अशोक के समय भी देखे होंगे, लेकिन भारत में नहर निर्माण करने का कार्य पहली बार किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और बड़े पैमाने पर भारत में नहर बनवाने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक। उसके बाद 1323 ईस्वी में जौना खां जो उसका बेटा था उसको उसने दक्षिण विजय के लिए भेजा। और दक्षिण में जो वारंगल का एरिया है वहां पर काकती वंश का राज्य था। उसने वहां उसको भेजा और दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का कार्य पहली बार गयासुद्दीन तुगलक ने किया। हालांकि गयासुद्दीन तुगलक से पहले अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीत चुका था। देवगिरी को जीता था, होयसल को जीता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें कभी दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया था। उनको जीता, उनसे कर वसूला, उनसे धन लिया और वापस आ गया। गयासुद्दीन तुगलक पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने दक्षिण को दिल्ली सल्तनत के साथ मिलाने का कार्य किया। उसके बाद बंगाल में विद्रोह हो गया उसी समय 1325 के आसपास। तो गयासुद्दीन तुगलक गया उस विद्रोह को दबाने के लिए। अच्छा, गयासुद्दीन तुगलक क्या बड़ा सिंपल आदमी था, उसको नृत्य संगीत ये सब पसंद नहीं थे। और वो दिल्ली में एक सूफी संत रहा करते थे, निजामुद्दीन औलिया। आप लोगों में से कभी अगर आप लोग हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आए हो कभी, तो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के सामने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। और निजामुद्दीन औलिया के नाम पर ही रेलवे स्टेशन का नाम हजरत निजामुद्दीन है। तो हजरत जो निजामुद्दीन थे, निजामुद्दीन जो औलिया थे, वो निजामुद्दीन औलिया उसी के समकालीन थे। किसके? गयासुद्दीन के। तो जो गयासुद्दीन का बेटा था जिसका नाम था जौना खां या उलूग खां, जो आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मशहूर हुआ, वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य बन गया, चेला। तो वो तो चिढ़ता था बहुत। कौन? गयासुद्दीन ये संत, सूफी संतों से और इन सबसे चिढ़ता था बहुत। से ही उसने फतवा भेज दिया कि भाई मैं निजामुद्दीन औलिया को दिल्ली में आके ठीक करूंगा, सबसे पहले मैं उसे निपटाऊंगा। तो निजामुद्दीन औलिया ने एक बहुत प्रसिद्ध बात कही थी, हनूज दिल्ली दूर अस्त, हनूज
दिल्ली दूरस्थ, जहां पना दिल्ली अभी बहुत दूर है, और बंगाल से वो चला, और बंगाल से चलते चलते रास्ते में दिल्ली पहुंचने से 8 किलोमीटर पहले तुगलकाबाद एक जगह पड़ती है, अब तो दिल्ली का ही हिस्सा है तुगलकाबाद। वहां पर जौना खान ने एक बहुत बढ़िया लकड़ी का महल बनवाया, और उस महल में कहा कि भाई गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से जीत के आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। और उस लकड़ी के महल में जैसे ही वो अपने अधिकारियों और सरदारों के साथ पहुंचा, वो महल भर भरा के गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की उसी में दब के मौत हो गई। तो वो निजामुद्दीन औलिया के जो शब्द थे, हनूज दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, वो सत्य सिद्ध हो गई। इतिहासकारों का यह कहना है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो बेटा था उलूग खां या मोहम्मद बिन तुगलक, उसी ने उसकी हत्या करवाई थी। जो महल था उसी ने बनवाया था और षड्यंत्र के माध्यम से वो महल गिरा दिया गया था। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये मानते हैं कि वहां पर दब के उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इतिहासकार इब्न बतूता उसने लिखा है कि वो शायद उसका बेटा ही उसकी हत्या का जिम्मेदार था। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था, जिसका असली नाम था उलूग खां, जिसको इतिहास में जौना खां के नाम से भी जानते हैं। जौना खां का मतलब इस पूरे जहां का खान, पूरे दुनिया का खान, यानी खानों का खान। वही जो उलूग खान था या जो जौना खान था, वो 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना और उसने नया नाम अपनाया मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। और इस मोहम्मद बिन तुगलक को सब लोग जानते हैं। जो तुगलकी फरमान है वो इसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हम चर्चा करेंगे क्यों इसको तुगलकी फरमान हम लोग कहते हैं। तो ये लगभग 1325 से लेकर के 1351 तक, लगभग 1325 से 1351, लगभग 26 साल तक दिल्ली का सुल्तान रहा। और ये मध्यकाल का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा उच्च कोटि का। लेकिन इसके कुछ जो निर्णय थे, वो जो इसने निर्णय लिए, वो अपने आप में ऐतिहासिक थे, अभूतपूर्व। उससे पहले किसी ने ऐसे निर्णय लिए नहीं थे। लेकिन वो जो इसने निर्णय लिए, वो निर्णय तीनों के तीनों फेल हो गए। इसलिए इसको पागल बादशाह, सनकी आदमी या इस तरह के शब्दों से भी इतिहासकारों ने विभूषित किया है। और बाद में जो तुगलकी फरमान शब्द उसी के लिए है कि मन में आया जो घोषणा कर दी कि भाई जाओ और ये कर दो, उसी को तुगलकी फरमान कहा जाता है। कई बार लोग पॉलिटिशियन के निर्णय को भी तुलना कर देते हैं कि ये तुगलकी फरमान है, या कभी कभी जिले का कोई कलेक्टर या अधिकारी कोई निर्णय, कोई आदेश दे देता है कि ये नहीं होगा, तो लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि भाई ये तो तुगलकी फरमान है प्रशासन का। वो इसी आदमी से लिया गया है। देखेंगे क्या क्या था, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत है, इस दिल्ली सल्तनत को मोहम्मद बिन तुगलक ने 23 राज्यों में बांटा, 23 सूबों में, 23 प्रांतों में बांटा। उनमें से कुछ बड़े बड़े जो प्रांत थे प्रसिद्ध, उनके नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे दिल्ली, देवगिरी, लाहौर, मुल्तान, सुरमती, गुजरात, अवध, कन्नौज, लखनौती, बिहार, मालवा, जाजनगर, द्वार समुद्र, कश्मीर, बलूचिस्तान आदि। ये बड़े प्रसिद्ध हैं। जैसे इसमें से जानते हैं, दिल्ली का मतलब दिल्ली, देवगिरी का मतलब महाराष्ट्र में था देवगिरी, अवध का मतलब जो लखनऊ फैजाबाद, लाहौर के नाम से, मुल्तान का जो एरिया है, गुजरात, लखनौती वेस्ट बंगाल, बिहार मालवा, उज्जैन के आसपास का एरिया, कन्नौज, जाजनगर उड़ीसा, द्वार समुद्र कर्नाटका, कश्मीर तो कश्मीर था, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और ये जो सारे एरिया थे, इन सबको अलग अलग प्रांतों में उसने ऐसे करीब 23 प्रांत बनाए। तो भारत में व्यवस्थित तरीके से प्रांतों को बनाने का कार्य किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद ये बड़ा क्रूर आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक, निर्णय लेने में बहुत क्रूर था। तो इसके खिलाफ विद्रोह आरंभ हो गए दिल्ली के आसपास, बहुत सारे विद्रोह आरंभ हो गए। और इसी कारण से इसको अपनी बहुत सारी ऊर्जा विद्रोहों को दबाने में लगानी पड़ी। आगे चल के हम देखेंगे कि कौन कौन से बड़े विद्रोह हुए थे। इसी के समय दिल्ली सल्तनत का विघटन भी शुरू हो गया। जो दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी ने इतना बड़ा कर दिया था, वो दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन तुगलक के बाद जब ये राजा बना, ये सुल्तान बना, तो उसका विघटन आरंभ हो गया।
और उसके एरिया में जो सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्रोह होने लगे और उन विद्रोहों को दबाने में ही इसकी बहुत सारी ऊर्जा चली गई और परिणाम ये हुआ इतने ज्यादा विद्रोह होने लगे कि विद्रोह को दबाने के दौरान थट्टा एक जगह पड़ती है सिंध में, थट्टा, वहां विद्रोह दबाने गया था मोहम्मद बिन तुगलक, वहां विद्रोह में इसको मार डाला, मतलब विद्रोह में ही इसका अंत भी हो गया। अब हम देखेंगे कि इसकी महत्वाकांक्षी योजनाएं क्या थी और किस कारण से इसे तुगलकी फरमान जो शब्द हम सुनते हैं क्या था। तो इसने अपने जीवन में 5 योजनाएं बनाई, 5 योजनाएं बनाई। पहली योजना थी इसकी दोआब में कर की वृद्धि, क्योंकि विद्रोह हो रहे थे, सेना को लड़ने के लिए पैसा चाहिए था, वो इसके पास था नहीं। तो दोआब क्या था? समृद्ध एरिया था। दोआब का मतलब आप समझिए कि आप दिल्ली से शुरू करें, दिल्ली और हरिद्वार के बीच का जो एरिया है, मेरठ के बीच का, गंगा और यमुना के बीच का एरिया सीधा इलाहाबाद तक, जिसमें कन्नौज, फर्रुखाबाद, आपका कानपुर, फतेहपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, हाथरस, आगरा, ये जो सारे एरिया आते हैं इसको कहा जाता था दोआब। क्या कहा जाता था? दोआब। इस दोआब के एरिया में सबसे अच्छी खेती होती थी, कृषि सबसे अच्छी होती थी भारत में। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि मेरे खिलाफ इतने जो विद्रोह हो रहे हैं, इन विद्रोहों को दबाने के लिए मुझे सेना के लिए पैसा चाहिए, तो सबसे अच्छा क्या है कि मैं इसी एरिया में कर लगा दूं। तो उसने क्या किया? दोआब में कर लगा दिए और टैक्स की दरें कर दी 50%, 50%। तो जब इसने दोआब में कर लगाए, उसी समय क्या, इसकी किस्मत बड़ी खराब थी, मतलब ये आदमी गलत नहीं था, लेकिन इसके जो निर्णय थे वो वक्त के कारण जो है फेल हुए। जब इसने दोआब में कर लगाया तो उसी समय क्या हुआ कि अकाल पड़ गया, मतलब बारिश ही नहीं हुई। और बारिश जब नहीं हुई, अकाल जब पड़ गया, तो किसानों के पास पहले कर अनाज के रूप में दिया जाता था। पहले जो कर देने का तरीका था वो अनाज था, पैसे नहीं होते थे। तो अब भाई लोगों के पास जब अनाज पैदा ही नहीं हुआ तो अनाज कहां से देंगे, टैक्स कहां से दिया जाएगा। और इसकी गलती क्या रही कि इसने अपने अधिकारियों को कर वसूल करने से रोका नहीं। मतलब जब इसने कह दिया कि 50% कर लगेगा, तो वो अधिकारी वो कर जो है लगाते रहे। और इसके बदले में क्या हुआ कि किसानों ने खेती करना बंद कर दिया और लोग छोड़ छोड़ के भाग गए अपने अपने गांवों को, खेतों को। क्यों? क्योंकि पानी नहीं था। बारिश जब नहीं हुई तो खेती करेंगे कैसे? और इस कारण से राजस्व दे नहीं सकते थे। ऊपर से विद्रोह भड़क गए, लोगों को लगा कि ये तो हमें नोच के खा जाएगा राजा। इस कारण से इसकी ये योजना दोआब में कर वृद्धि की फेल हो गई। पहला निर्णय फेल हुआ। इसके बाद इसने दूसरा निर्णय क्या किया? दूसरा इसने निर्णय किया राजधानी बदलने का, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के समय में वारंगल को जीता जा चुका था। वारंगल को यही जीतने गया था, वारंगल मोहम्मद बिन कासिम ने ही जीता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने, क्योंकि दिल्ली से दक्षिण बहुत दूर पड़ता था, तो साम्राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए दूसरी राजधानी के रूप में इसने दौलताबाद को चुना। दौलताबाद को इसने दूसरी राजधानी के रूप में चुना और इसने दिल्ली की जनता को आदेश दे दिया कि हमारी नई राजधानी दौलताबाद होगी और सब लोग यहां से दौलताबाद चलो। अब जब राजधानी बदलने का समय आया तो वो गर्मियों का समय था, तो गर्मी में गिरते पड़ते तमाम लोग मर गए, तमाम लोग मर गए रास्ते में ही। उसके बाद दौलताबाद में जब वो पहुंचा तो उत्तर भारत में विद्रोह होने लगे, तो उसको लगा कि गलत जगह पे आ गया। फिर वो वहां से लोगों से कहा कि चलो वापस दिल्ली, तो लोग फिर दिल्ली आने लगे। इस कारण से रास्ते में फिर से बहुत सारे लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग वहीं बस गए, जिनसे आगे चल के बहमनी साम्राज्य बना, उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। बहुत सारे लोग वहीं पे बस गए। और दक्कन के जो मुसलमान हैं, बेसिकली अधिकांश वो लोग थे जो यहाँ से गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। जैसे हैदराबाद वगैरह में जो आज की डेट में है ना, हैदराबाद में आपने देखा होगा बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं। तो उसकी जो बड़ी आबादी है वो दिल्ली सल्तनत जब की राजधानी दौलताबाद जब ले जाई गई थी, तो उस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग गए थे और बाद में बहुत सारे लोग लौट के नहीं आए। उन्होंने कहा ये क्या पागलपंती है भाई, बेवकूफी है, कभी कहते हो दिल्ली से दौलताबाद चलो, कभी कहते हो दौलताबाद से दिल्ली चलो। तो बहुत से लोग नहीं आए, वहीं बस गए। फिर उन्होंने अपने वहां पर राज्य भी कायम किए, जिसको इतिहास में हम लोग बहमनी राज्य के रूप में जानते हैं। उसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये निर्णय भी क्या फेल हुआ, लोगों को बहुत कठिनाइयां हुई, कोई फायदा नहीं हुआ, विद्रोह अलग से हुए और इतने सारे लोगों को ले जाना और फिर वापस लाना, तमाम लोग मर गए और इतना खर्चा हुआ कि फिर से सरकार के ऊपर राजकोष पे बोझ आ गया। तो दूसरी योजना भी क्या हो गई, फेल। तीसरी योजना थी, इसने
इसके क्योंकि बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, सबसे ज्यादा विद्रोह इसी के समय हुए, तो विद्रोह को दबाना बड़ा मुश्किल था, उसके लिए पैसा चाहिए सेना को देने के लिए, तो इसके पास धन नहीं था। तो इसने क्या दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, इसने कहा एक काम करते हैं कि सांकेतिक मुद्रा चला देते हैं, जैसे चांदी के सिक्के चलते थे, आपने सुना होगा टंका। तो इसने कहा कि एक काम करते हैं सांकेतिक सिक्का चलाते हैं, उसका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर होगा लेकिन सिक्का तांबे का होगा। विचार तो अच्छा था। आज दुनिया सांकेतिक सिक्कों पर चलती है। आज की दुनिया में आप देखना, जो 100 रुपए का या 500 रुपए का कागज का नोट है, उसका मूल्य कितना होगा? कागज का मूल्य मुश्किल से 10 रुपए होगा, लेकिन कीमत है उसकी 500 रुपए। तो वो है सांकेतिक ही, वो करेंसी सांकेतिक है। उतना उसका धातु का या उसमें जो मटेरियल लगा उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। तो उसने सोचा तो ठीक था, योजना लागू कर दी कि अब जो है दिल्ली में सांकेतिक मुद्रा चालू की जाएगी, तांबे और टिन के सिक्के बनाए जाएंगे। दिल्ली वाले उससे भी आगे थे। दिल्ली वाले तो मोहम्मद बिन तुगलक से भी ज्यादा सोचते थे। उन्होंने क्या काम किया, जैसे ये घोषणा हुई, सब लोगों ने अपने अपने घरों में जाली सिक्के बनाना शुरू कर दिया, टकसालें खुल डाली, और हर किसी के घर में, जैसे अलीगढ़ में बनते ना ताले और वो हैंडल बनना है अलीगढ़ के घर घर में, ऐसे दिल्ली के घर घर में टकसालें खुल गई और सबने चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के, टिन के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। तो आप जानते हैं कि अगर बहुत बड़ी मात्रा में अगर करेंसी आ जाए, अगर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के पास पैसा आ जाए, मुद्रा आ जाए, तो क्या कर देगा? महंगाई, इन्फ्लेशन क्रिएट कर देगा। तो कहां तो सोच रहा था बेचारा कि राजस्व इकट्ठा होगा तो विद्रोह को दबाएंगे, ऊपर से इतनी सारी मुद्रा प्रचलन में आ गई कि मुद्रा ही महत्वहीन हो गई, मूल्यहीन हो गई, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। बाद में कहा गया कि सारी की सारी जो सिक्के हैं वो यमुना नदी के किनारे फेंक दो। तो ढेर लग गया था, ये कहते हैं लोग, उस जमाने के इतिहासकार, कि यमुना नदी के किनारे ढेर लग गया था सिक्कों का। तो जो सिक्का चलाने का उसका प्रयोग था वो भी विफल हो गया। क्यों? क्योंकि वो जाली जो सिक्के बना रहे थे उसको नहीं रोक पाया, और इस कारण से उसका राजकोष प्रभावित हुआ, और जो दूसरे जो उसके विद्रोह इत्यादि के लिए रेवेन्यू चाहिए था वो भी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक सिक्के चलाने की जो योजना थी, टोकन करेंसी, वो टोकन करेंसी भी फेल हो गई कुल मिलाकर के। जबकि आज दुनिया टोकन करेंसी अपनाती है, ऐसा नहीं है, वो अपने समय से बहुत आगे सोच रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से बहुत आगे सोच रहा था। दिक्कत क्या हुई, वो जालसाजी नहीं रोक पाया, उसके पास फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी नहीं थी ताकि वो उसको रोक पाए। आज भी आप देखिएगा, आज जो हम लोग करेंसी यूज करते हैं वो सब टोकन करेंसी है। हमारे 2000 रुपए का जो नोट है उसमें जो कागज और मसाला लगा है, वो कागज और मसाला कितने रुपए का होगा? 10-20 रुपए का मुश्किल से, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? 10। क्या क्यों वैल्यू है? क्योंकि उस पर आरबीआई का गवर्नर लिखता है कि मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन देता हूं। क्लियर? तो गारंटी लगी उसके पीछे आरबीआई, आरबीआई मतलब भारत सरकार। तो इस वजह से उसकी जो तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा, ये भी फेल हो गई। और उसके बाद उसने एक और खुराफात की। खुरासान का एक एरिया पड़ता था अफगानिस्तान से ऊपर, वो भारत से बाहर था, और वहां से हमले होने का, खास करके मंगोल आक्रमण होने का बार बार भय रहता था उस एरिया से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि भारत में जो विद्रोह हो रहे हैं इन सबको दबाए रखना, अगर इन सारे विद्रोह को कंट्रोल करना है तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़ा काम करना होगा। तो उसने इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया, एक बड़ी सेना बनाई, कहा खुरासान पे हमला करेंगे, और 3,70,000 लोगों की सेना बना डाली। उनको ट्रेनिंग शुरू हो गई और 1 साल का वेतन दे दिया एडवांस में कि 1 साल की तनख्वाह ले जाओ। सारे सैनिकों से कहा कपड़े ड्रेस बनवाओ, पूरी तरीके से तैयारी करो। वहां परिस्थितियां ऐसी बदली कि उसके साथ संधि हो गई खुरासान के शासकों के साथ में, और वो जो है अभियान हुआ ही नहीं। मतलब वहां के लिए हमला करने की योजना अधर में रह गई। तो अब जो 3,70,000 आदमी उसने भर रखे थे, जिनको 1 साल का वेतन दे रखा था, खर्चा तो हो गया, और खर्चा जब हो गया और काम उसका कुछ हुआ नहीं, तो एक तरीके से इस कारण से भी राजकोष पर दबाव आया, और ये जो खुरासान अभियान था, ये उसकी योजना भी विफल हो गई। तो कुल मिलाकर के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमें क्या दिखाई देता है कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रयोगधर्मी आदमी था। प्रयोग तो कर रहा था, साहसी भी था, निर्णय भी ले रहा था, लेकिन उसके निर्णय युग के अनुकूल नहीं थे, समय के अनुकूल नहीं थे, ऐसे हालात नहीं थे कि इस तरह के निर्णय लिए जाएं। इसी कारण से उसने जितने भी निर्णय लिए, जो भी उसने योजनाएं बनाई, वो सारी योजनाएं
व्यवहारिक कारणों से फेल हो गई और इसी कारण से कहा जाता है कि वो एक सनकी और पागल आदमी था। क्यों? क्योंकि फरमान दे दिया जाओ यहां से दौलताबाद, फिर दौलताबाद पहुंच के लोग फरमान दे दिया चलो यहां से दिल्ली। तो इस कारण से उसको इस तरह के राजा के रूप में चित्रित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो कुछ भी कर रहा था दिल्ली सल्तनत की भलाई के लिए कर रहा था, भले ही वो फेल हो गया। दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने की, जैसे खुरासान का अभियान करना हो, सांकेतिक करेंसी चलाना हो, ये सारा का सारा काम उसका क्या था? दिल्ली सल्तनत को मजबूत करना। लेकिन उसकी जो योजनाएं थी, उसके जो निर्णय थे, वो निर्णय सफल नहीं हो पाए इसी कारण से। लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत दूरदर्शी और विजनरी आदमी था। और इतिहास में बहुत बार निर्णय गलत हो जाते हैं। कई बार राजाओं के द्वारा या जो निर्णायक लोग होते हैं उनके निर्णय कई बार गलत हो जाते हैं। उदार व्यक्ति था और उसने कृषि पर राजस्व वसूल करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही नाम का एक पद क्रिएट किया था जो एग्रीकल्चर से रेवेन्यू कलेक्ट करता था। उसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर हम देखें तो इसके शासनकाल में कुल मिलाकर के 34 विद्रोह हुए, 34 टाइम्स इसके समय विद्रोह हुए। और यही सबसे बड़ी समस्या थी कि मोहम्मद बिन तुगलक सोचता बहुत बड़ा था, लेकिन जैसे ही वो कुछ करता था तुरंत विद्रोह, कभी इस एरिया में विद्रोह, कभी उस एरिया में विद्रोह। और सबसे पहले 1327 ईस्वी में उसी का एक भाई, मतलब उसके चाचा का बेटा था गुरशाफ्स, उसने दक्षिण में विद्रोह कर दिया था। सिंध में विद्रोह हुआ और थट्टा का विद्रोह तो हम जानते ही हैं। मालाबार में विद्रोह हुआ केरल के तट पे। और दक्षिण में हरिहर और बुक्का नाम के दो हिंदू सैनिक थे, दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने 1336 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। किसके समय? जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। और मोहम्मद बिन तुगलक चाहा करके उनके विद्रोह को नहीं दबा पाया। फाइनली क्या हुआ? फाइनली ये हुआ कि हरिहर और बुक्का ने वहां पर अपना राज्य कायम कर लिया, जिसको इतिहास में हम लोग विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको कि विजयनगर साम्राज्य क्या था। तो दो वहां पर शासन स्थापित हुए मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके। मुस्लिम लोगों ने जो राज्य कायम किया उसको बोलते हैं बहमनी साम्राज्य, और जो हिंदू लोगों ने अपना साम्राज्य कायम किया उसको बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य। और आगे चल करके बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में बहुत सारी लड़ाइयां होंगी, वो हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर? इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए, लेकिन धार्मिक रूप से बढ़िया आदमी था ये, धार्मिक रूप से उदार था। जैसे होली मनाता था, दिवाली भी मनाता था। एक जैन जो विद्वान थे जिन प्रभासूरी, वो भी इसके दरबार में रहते थे। तो धर्म के मामले में सहिष्णु था, सभी धर्मों के लोगों को मानता था, बुलाता था, सम्मान करता था। तो उसको लेकर के बड़ा अच्छा उदार हृदय का व्यक्ति था ये। और जैसा मैंने कहा कि थट्टा में 1351 में एक विद्रोह हुआ था, थट्टा सिंध जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर विद्रोह को दबाने के लिए गया, विद्रोह को दबाने के लिए गया। सो 1351 में नहीं किसी का, अब तो आवाज क्लियर आ रही होगी प्लीज। ओके, अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है? आप बता दीजिए। वो बीच में शायद किसी का ऑनलाइन उसका जो है वीडियो, उस पर वॉइस कॉल पे फोन आ गया था। अभी भी नहीं सुनाई दे रहा? एक मिनट चेक करता हूं मैं। अब ठीक होगी आवाज? अभी भी नहीं आ रही? अरे सर वॉइस इज लो, अभी भी कम आ रही है, धीमी आवाज आ रही है। ओके ओके, थोड़ा वेट करते हैं। और अब ठीक है, अब ठीक है। हरिचरण फौजी जी ने कहा ठीक है, वो बीच में शायद कोई वॉइस कॉल आ गई थी, उसकी वजह से आवाज कमी होगी। कोई नहीं, चलिए। तो जैसा मैंने कहा कि इसके शासनकाल में 34 विद्रोह हुए, 34 टाइम्स लोगों ने रिवोल्ट किया इसके अगेंस्ट, दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट। और इस विद्रोह को दबाने में ही बेचारा अपनी पूरी ऊर्जा लगा के लड़ता रहा। 1351 में एक विद्रोह हुआ थट्टा में, सिंध में। उस विद्रोह को दबाने के लिए पहुंचा और
एक मिनट, सही है अब तो, ठीक है, अब ठीक है, कोई बात नहीं, वो फोन कट गया, अब ठीक है आवाज। सो चलिए, तो क्या हुआ कि 1351 में थट्टा में विद्रोह हो गया और उस विद्रोह को दबाने के लिए गया ये, और वहां लड़ाई हुई, और उस विद्रोह में ये इसकी बेचारे की ये घायल हो गया और इसकी मौत हो गई। ये घायल हो गया और इसकी मौत हो गई। और जैसा इसने अपने 26 साल में जो किया, जो 26 साल में इसने जो निर्णय लिए, कभी यहां से वहां, कभी वहां से वहां, तो एक इतिहासकार ने लिखा कि इस तरीके से, इतिहासकार थे बदायूनी, एक इतिहासकार रहे हैं, उरी के कालीन इतिहासकार हैं बदायूनी, मुगल काल में उन्होंने लिखा है, बहुत लिखा है, शेरशाह सूरी के समय थे, उन्होंने लिखा कि इस तरीके से राजा को, जो प्रजा को अपने सुल्तान से और सुल्तान को अपनी प्रजा से मुक्ति मिल गई। मतलब इतने ज्यादा इसके कंट्रोवर्शियल इसके निर्णय थे, डिसीजन थे, कि बदायूनी जैसे इतिहासकार ने लिखा कि इस प्रकार प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु के बाद इसका बेटा नहीं था, इसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1351 ईस्वी में, और 1351 से लेकर के 1388 लगभग 27 साल तक फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान रहा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में सबसे पहले तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, और क्योंकि थट्टा में ही उसकी मृत्यु हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की, तो वहीं पर इसका राज्याभिषेक हुआ था थट्टा में। और इसके क्या क्या इसकी खासियत है, इसने सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दिल्ली के राज्य से बाहर जो क्षेत्र निकल गए थे उनको जीतने का प्रयास आरंभ किया। 1353 में इसने बंगाल पे आक्रमण किया, फिर 1355 में बंगाल पे आक्रमण किया, लेकिन बंगाल को फिरोज शाह तुगलक जीत नहीं पाया। बंगाल में दोनों बार इसने आक्रमण किया, दोनों अभियान इसके विफल रहे, दोनों ही अभियानों में इसको असफलता का सामना करना पड़ा। किसे? फिरोज शाह तुगलक को। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में जाजनगर पर आक्रमण किया, जिसको आजकल हम लोग उड़ीसा बोलते हैं ना। सल्तनत काल में उड़ीसा का नाम जाजनगर था। जाजनगर को जीत लिया, और जीतने के बाद जगन्नाथ और पुरी के मंदिर को ध्वस्त कर दिया, और वहां लूटपाट की। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और वहां से लूट करके बहुत सारा सामान दिल्ली लेकर के आया। उसके बाद 1361 में इसने नगरकोट पर आक्रमण कर दिया और नगरकोट को लूटा फिरोज शाह तुगलक ने। तो दो जगह लूटने के प्रमाण मिलते हैं, एक जगन्नाथ मंदिर पुरी और एक नगरकोट जो इसने लूटा। उसके अलावा इसने विजयनगर, बहमनी या इन सबको जीतने का कोई भी प्रयास नहीं किया। अब आते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की जो विजय थी उसके बाद उसने क्या कहा। एक उड़ीसा को जीता बस, बड़ी जगह, और बाकी ये कोई ज्यादा सफलता इसको नहीं मिली। लेकिन ये रचनात्मक व्यक्ति था, इसने बहुत सारे काम करवाए। कैसे? कंस्ट्रक्शन के बहुत कुछ बनवाया, शहर बनवाए, नहरें बनवाई, बाग लगवाए। इसलिए इतिहासकार इसको सल्तनत काल का अकबर भी बोलते हैं। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का अकबर था। तो अगर कभी आपके सामने ये सवाल आए या पूछा जाए कि सल्तनत काल में किस व्यक्ति को अकबर से तुलना की जाती है, तो उसका आंसर था फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि सबसे पहले इसने आर्थिक सुधारों के कार्य किए, और 24 जो कर थे, जो कठोर कर लगते थे, उन करों को समाप्त कर दिया, और केवल 4 कर इसने लगाए लोगों पे कि केवल 4 ही कर लोगों से वसूल किए जाएंगे। पहला कर था खराज। खराज का मतलब था भूमि राजस्व यानी लगान, जिसकी दर थी 1/3, मतलब 33% आपको लगान देना है, भूमि कर देना है। और बाकी कर इसने हटा दिए जो पहले से चले आ रहे थे। उसके अलावा उसने कहा एक कर लगा था खुम्स, जो लूट का माल है वो सुल्तान और सेना में डिवाइड करने के लिए कर लगेगा। और 2 जो कर थे जजिया और जकात। तो जजिया और जकात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जजिया मतलब
गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे इसलिए तुमसे कर लिया जाएगा। और जो जकात था वो मुसलमानों से लिया जाता था धार्मिक कर, 2.5% मतलब उनकी इनकम का 2.5%। तो ये जो 4 कर थे, ये 4 कर इसने केवल लगाए, बाकी सारे 24 कर हटा दिए। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। इससे पहले ब्राह्मणों पर कभी भी भारत के इतिहास में कोई कर नहीं लगता था। फिरोज शाह तुगलक भारत के इतिहास का पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसी कारण से आगे जो है ब्राह्मण इसके कठोर आलोचक हो गए थे फिरोज शाह तुगलक के। आगे हम देखेंगे कि सिंचाई के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरें बनाई जो आज भी हैं। जैसे यमुना नदी से हिसार तक की नहर है, फिरोजाबाद दिल्ली यमुना को जोड़ने वाली नहर है। 5 बड़ी बड़ी नहरें अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। उसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 1200 बाग लगवाए थे दिल्ली के आसपास, 1200 बाग। और दिल्ली को इतने बड़े खूबसूरत शहर के रूप में इसी ने बदला था। उसके अलावा उसने 300 नगर बसाए थे, 300 नए सिटी, नए टाउन उसने डेवलप किए थे, जिसमें से 4-5 बहुत फेमस हैं आज भी है। जैसे हिसार, हरियाणा में जो हिसार है ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोजाबाद ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फतेहाबाद ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। जौनपुर जो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, जौना खां, उसी के नाम पर उसने जौनपुर नगर बसाया था। उसके अलावा फिरोजपुर, तो कई सारे बड़े प्रसिद्ध जो है बड़े बड़े शहरों की इसने बसावट की थी, उनको उनकी स्थापना की थी। गरीबों के हित में सोचता था फिरोज शाह तुगलक। इसने गरीबों को, दीन दुखियों के लिए दान देने के लिए एक विभाग बनाया था और उसका नाम था दीवाने खैरात, दीवाने खैरात। इसके अलावा इसके पास लगभग 1,80,000 दास थे। उन दासों के लिए दीवाने बंदगान करके एक अलग से विभाग बनाया था। और जो ये दास थे, ये दास कई सारे कार्य करते थे फिरोज शाह तुगलक के, सफाई के, खेती बाड़ी के, प्रशासन के कई सारे कार्य करते थे। शिक्षा आदि के लिए 13 स्कूल इसने खोले थे फिरोज शाह तुगलक ने। उसके अलावा ज्वालामुखी जो मंदिर है उसको ये गया लूटने और वहां से 1300 किताब लूट के लाया था। उनमें से कुछ किताबों का इसने फारसी में, अरबी में अनुवाद भी करवाया था। उसके अलावा कुछ इसकी गलतियां भी रही थी, जैसे इसने घूसखोरी को बढ़ावा दिया, चेक करने के लिए कि मेरे लोग जो है घूसखोरी करते हैं या नहीं करते हैं। और अब्धा नाम का एक सिक्का भी चलाया था जो बड़ा प्रसिद्ध रहा था, अब्धा नाम का सिक्का। 1388 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु के बाद जो तुगलक वंश है उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण राजा नहीं आए। अंतिम जो इनका राजा था उसका नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। उसी के शासनकाल में 1398 में भारत पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया और भारत के बहुत सारे हिस्से को जीत करके, लूट करके, तहस नहस करके चला गया तैमूर लंग। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, तैमूर कौन था। और तुगलक वंश की नींव को हिला के नहीं पाए और तुगलकों के जो सरदार थे उनमें से विद्रोह करके शासक बन गए, जिसको इतिहास में हम लोग सैयद वंश के रूप में जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा तुगलक इतिहास है। प्रशासन इनका वही था जो खिलजी की हमने कल चर्चा की थी, दीवाने आरिज, दीवाने वजारत, दीवाने रसातल, वही प्रशासन चलता रहा। उसी तरह के अधिकारी इत्यादि लोग थे, बस करों की दरों में कुछ कुछ बदलाव होते रहे। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है वो तुगलक के तीनों राजाओं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की है। मुझे लगता है कमेंट में आप सभी लोगों ने पर्याप्त संख्या में क्वेश्चंस अपने आप डाले और जवाब भी दिए, इंफॉर्मेशन भी आपने शेयर की। तो कुछ अलग से और अत्यधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। इतना भी अगर हमने लिख लिया, इतना भी अगर हमको समझ में आ जाए तो बहुत सारे एग्जाम्स के लायक पर्याप्त है, मतलब कंपटीशन वगैरह के लिए सफिशिएंट है। और दूसरा, हिस्ट्री हमको मालूम पड़ गई प्रॉपर की प्रॉपर हिस्ट्री है क्या। क्लियर। आज का हमारा सेशन बड़ा सही रहा, मतलब टाइम से खत्म हो गया एकदम 1 घंटे में। और पूरे हमने कवर भी कर लिया, कुछ छूटा भी नहीं। चलिए आप सब लोग चर्चा में जुड़े। और आज का सेशन मुझे लगता है भोजन का भी समय हो गया सभी लोगों का और टाइम भी हमने
खत्म कर लिया। तो सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल अगर आपका रह भी गया हो तो आप डाल दीजिएगा, उस सवाल को भी हम लोग जवाब दे देंगे और कोई ना कोई इसका आंसर आपको दे देगा। क्लियर? सो चलिए आज की चर्चा को विराम देते हैं। चलिए साहब, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।